ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। इतिहास के घाव कुरेदने के खतरे। और आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो गाड़ी है ना, ये परस्पर हितों के ईंधन से ही आगे बढ़ती है। और आप देखिए, वैश्विक परिदृश्य पर आकार ले रहे परिवर्तनों के अनुसार ही देशों को नए सिरे से अपनी नीतियों की दिशा मोड़नी पड़ती है ताकि उनके हितों की पूर्ति होती रहे। यहाँ यह फिर से दोहराना सही होगा कि विश्व में कोई किसी का ना स्थायी मित्र होता है, ना ही स्थायी शत्रु होता है। अब आप खुद सोच लीजिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि अमेरिका का झुकाव चाइना और पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था। अब आप देखिए, समय बदल चुका है। अब उसके हित कहां से पूरे होने की संभावना है? भारत से, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के वो संभव नहीं है। भारत की मदद जरूरी है, इसलिए आप देखते हैं कि वो उसका झुकाव भारत की तरफ हो गया है। अभी आपने देखा है कि अभी वो यूक्रेन की मदद कर रहा था, कौन? अमेरिका। अब आप देखते हैं कि किसके सपोर्ट में बोलने लगा है? रूस के सपोर्ट में दिखने लगा है। और कई जगह आप देखते हैं कि रूस के सपोर्ट में वोटिंग भी करने लगा है। और आप देखते हैं कि यहां केवल हित ही शाश्वत होते हैं। अपने हित जहां आ रहे हैं, आप देखते हैं कि वहां वो अपने हिसाब से फैसले करेंगे और यहां केवल हित की शाश्वत होते हैं। भारत को भी इस वास्तविकता से दो चार होना पड़ा है, और जिसमें उसने आर्थिक वाणिज्य एवं सामरिक मोर्चे पर उत्पन्न लहरों के भंवर में अपनी नया पार कराने लगाने के प्रयास किए हैं। हितों के विरोधाभास की झलक कई पहलुओं से मिल सकती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी मित्र बताते रहते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने को लेकर उन्होंने कोई संकोच भी नहीं किया। एक बात आप लोगों को मालूम है, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे ना, हमारे देश में खुशियां एक तरह से मनाई जा रही थी और कई जगह आप देखते हैं कि क्या हवन यज्ञ किए जा रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अमेरिका का जहां भी हित टकराएगा वो अपने हितों पर ध्यान देगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं। भारत के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं बड़ा, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत को वो क्या टैरिफ किंग तक कह दे रहे हैं। मोदी और सी जिनपिंग के मामले में देखने को मिला जहां निजी संबंधों का ताना बाना सीमा पर तनाव भड़कने को नहीं रोक पाया। और आप देखिए, इस समय आर्थिक वाणिज्य एवं सामरिक मोर्चे पर उत्पन्न हुई चुनौतियां यही मांग करती हैं। और आप देखिए, भारत अपनी पूरी ऊर्जा उनसे निपटने पर लगाए। इस उद्देश्य की पूर्ति में सामाजिक एकजुटता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों एवं सियासी ताकतों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ऐसा कुछ भी ना करें जो भिन्न भिन्न समूहों के भी सौहार्द बिगाड़े, फिर चाहे ऐसा विभाजन भाषा के आधार पर हो या क्षेत्र या फिर किसी और आधार पर। इस समय कुछ राजनीतिक धड़े मध्यकालीन इतिहास की परतें उखाड़ने में लगे हैं, जो हमारे हितों पर आघात कर सकता है। यह सत्य है कि मध्यकाल में आतंकी आक्रांताओं ने हिंदुओं के उपासना स्थलों को जिस प्रकार ध्वस्त किया है, उसकी पीड़ा आज भी समुदाय के मन में गहरी टीस पैदा करती है। एक हिंदू के होने के नाते मेरे भीतर भी इसे लेकर आक्रोश उपजा है। ये आप देखिए, लेखक कह रहे हैं जिन्होंने ये लिखा है आर्टिकल। और लेकिन एक भारतीय के रूप में मैं अपनी भावनाओं पर सदैव भारत के हितों को प्राथमिकता दूंगा। यह भावना आप देखते हैं कि मुझे अतीत जीवी बने रहने के बजाय वर्तमान एवं भविष्य पर दृष्टि केंद्रित करने को आप देखते हैं कि उन्मुख करती है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं ने भारत के हितों को देखते हुए अंग्रेजी राज में स्थापित प्रशासन व्यवस्था को ही जारी रखने का फैसला किया है। अंग्रेजी राज में उत्पीड़न की कड़वी स्मृतियां भी उनका मानस नहीं बदल पाई। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महान आप देखते हैं कि विभूतियों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में स्थायित्व के लिए इस पर सहमत हुए कि अंग्रेजों की सेना, पुलिस, नौकरशाही और न्यायपालिका में सक्रिय लोगों की सेवा जारी रखी जाएगी। पटेल ने उन धारणाओं को सिरे से खारिज किया जो स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन तंत्र के कोई चिन्ह नहीं होने चाहिए। अपनी अप्रकाशित आत्मकथा में मेरे दादाजी कैलाशनाथ काटजू ने पटेल के हवाले से लिखा कि विगत 150 वर्षों में जब से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तब से राजनीतिक परिदृश्य पर ब्रिटिश विचारधारा ने पैठ बनाई। ऐसे में पटेल ने संसदीय राजनीतिक प्रणाली में छेड़छाड़ के विचार को अस्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अन्य नेताओं ने कभी अंग्रेजों को उनके आतंक एवं उत्पीड़न के लिए कभी माफ किया होगा, लेकिन भारत के हितों के लिए उन्होंने इन भावों की उपेक्षा करना ही उचित समझा। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन हिस्से को लेकर भी यही रवैया अपनाना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अतीत में तमाम भयंकर गलतियां हुई हैं, पर आज विकास एवं रणनीतिक संयोजन राष्ट्रीय एकजुटता की मांग करते हैं। इसके लिए पुराने घाव ना कुरेदने जाएं।
और इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में इस्लामी शासन के दौरान जहां कुछ व्यक्तियों एवं वर्गों ने इस्लामिक शासकों का विरोध किया तो कुछ उनके सहयोगी भी बने, गैर मुस्लिम भी मुसलमान बन गए। इन मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान विवादों को आमंत्रण देता है। बीते दिनों एक सांसद द्वारा हमारे एक महानायक राणा सांगा मामले में ऐसा ही एक किया गया। सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पेशवा की सेना और अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के मामले में भी ऐसी आशंका उपज सकती। इतिहास में लोगों के योगदान को अलग अलग पहलुओं के से कुरेदना हिंदुओं के बीच सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। बीते दिनों एक ब्रॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी की बातों से आभास हुआ कि वह मुगलों को ब्रिटिश है या फिर अन्य यूरोपीय शक्तियों की भांति औपनिवेशिक मानसिकता वाला मानते हैं। और यह एक तथ्य है कि जैसे अंग्रेजों के साथ कुछ भारतीयों की मिलीभगत रही, वैसे ही कुछ गैर मुसलमानों ने भी मुस्लिमों का साथ दिया। वे उनकी सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर रहे। कुछ के साथ वैवाहिक गठजोड़ भी हुआ। जब हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को महानायक के रूप में मान्यता देते हैं तो मुगलों के साथ पींगे बढ़ाने वालों को किस दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों के वंशज आज भी हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी राजनीतिक धड़ा मध्यकालीन इतिहास के अध्याय को दोबारा ना खोले। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं निकालने की भारतीय राज्य विभिन्न वर्गों की परंपराओं में सुधार के लिए प्रयास ना करे। हिंदू समाज में भले ही तमाम सामाजिक विसंगतियां हों, पर आप देखिए धार्मिक फूट के दरवाजे तो सदियों पहले ही बंद हो चुके थे, और जबकि अन्य पंथों मजहबों में ऐसा नहीं है। सामाजिक सुधारों की गुंजाइश सदैव विद्यमान रहती है। सुधार भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और चूंकि हिंदू समुदाय भारतीय जनता में सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बनती है कि वह सुधारों के माध्यम से ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे, और उसके सिद्धांतों या व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। स्पष्ट है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे बढ़कर सोचना होगा। इसके लिए न केवल हिंदुओं बल्कि समग्र भारत को उदार दृष्टिकोण अपनाने ही उचित होगा। लेखक पूर्व राजनयिक हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए इनके अपने विचार होते हैं, हो सकता है विवेक काटजू इनका नाम है, हो सकता है आप इनके विचारों से सहमत हो सकता है विचारों से सहमत ना हो। समझ रहे आप लोग। गरीबों की भाग्य विधाता बनी मुद्रा योजना, आपने देखा होगा 2015 में शुरुआत की गई थी ना इसकी, तो उसी की बात हो रही है। जनहित स्वरोजगार और आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम मुद्रा योजना को इसी माह 10 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले दिनों जब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में तब रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने मुझे मुद्रा योजना की सफलता की कई ऐसी कहानियां सुनाई कि किस तरह सुदूर पहाड़ में इस योजना से लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, रोजगार सृजित हो रहे हैं और पलायन पर अंकुश लग रहा है। देखिए कमियां रही होंगी, लेकिन जो आप उपलब्धियों के रूप में बताते हैं ना सरकार की इस योजना की, तो ये उपलब्धियां आप लोग बता सकते हैं और सरकार की पहल के रूप में इसका उल्लेख कर सकते हैं, और फिर जो कमियां रहती हैं उनका भी उल्लेख आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है। तो सेमलता भरतदार जखौली के रहने वाले सोबत सिंह की को रोजगार के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। उन्होंने पीएम मुद्रा योजना से लोन लेकर आचार उत्पाद का व्यवसाय शुरू किया। आज वे 4 और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस तरह की कहानियों का उल्लेख भी आप लोग कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। इसके साथ ही अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। इसी तरह मवाना गांव नगरासू निवासी इंद्रू देवी ने भी पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से गृहिणी से उद्यमी बनने तक का सफर तय किया। मरामाना में उन्होंने फेविकेशन वर्क की एक यूनिट लगाई जिसमें वे अपने साथ कई और महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। बिंदु नामक एक महिला जो पहले रोज 50 झाड़ू बनाती थी, अब 500 झाड़ू बनाने वाली एक यूनिट चलाती हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मुद्रा योजना की उपलब्धियां बताइए, तो ये उपलब्धियां ही तो हैं। ऐसी ही ना जाने कितनी कहानियां जो पीएम मुद्रा योजना की सफलता की वानगी फेस करती हैं। जब विषम परिस्थितियों वाले दुर्गम पहाड़ी में स्थिति बदल रही है तो यह समझा जा सकता है कि यह योजना कितनी परिवर्तनकारी है, और यही इस योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री इस योजना के जरिए आम लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि वे किसी की मदद पर आश्रित ना रहें। जब आप धरातल पर जाते हैं तो पीएम मुद्रा योजना के कारण आए बदलाव की बयार साफ दिखती है। मैंने किशोरावस्था के दौर में देखा कि लोग किस तरह समय पर इलाज, खेती या फिर किसी काम के लिए धन जुटाने के लिए कितना परेशान रहते हैं, क्योंकि बैंकों के दरवाजे तो गरीबों के लिए बंद ही रहा करते हैं। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए गरीबों को उन लोगों पर निर्भर होना पड़ता है जो मोटे ब्याज पर पैसे उधार देते थे, और फिर वे उस जाल में फंसते जाते थे। जब बैंकों से लोन मिलना शुरू हुआ तब भी लोन लेने के लिए पापड़ बेलते पड़ते थे, गारंटर की तलाश करनी पड़ती थी। दलाल जब लोन दिलाते थे तो मोटा कमीशन भी खा जाते थे। अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है। मुद्रा योजना में किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके तहत 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक की लोन लिया जा सकता है, और वह भी गारंटी फी। इस योजना का असर यह हुआ कि अब हमारा देश जॉब सीकर नहीं जबकि जॉब क्रिएटर तैयार कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना
कि जॉब देने वाला बनिए। बीते 10 साल में 53 करोड़ से ज्यादा लोन पास हुए हैं, जिसके तहत लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इसमें लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं और 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। और इस योजना का लाभ फल फूल, सब्जी बेचने, चाय की दुकान चलाने वाले से लेकर बुनकर और लघु उद्योग चलाने वाले एक तक उठा रहे हैं और वे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं, जो इस योजना का मजाक उड़ाया करते थे। और वे भी आज आप देखिए दबी जुबान में ही सही इसे रोजगार सृजन का एक अभिनव प्रयोग मानते हैं। पीएम मुद्रा योजना की वजह से आप देखिए धरातल पर जो सकारात्मक बदलाव आया उसे आंकड़ों में मापना मुश्किल है। और देश के कोने कोने में, चाहे वह गांव हो या शहर हो, मुद्रा योजना का फायदा उठाकर लोगों को तरक्की करते देखा जा सकता है। मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रमुख माध्यम बनी है। महिलाएं अब उद्यमी बनने का सपना जी रही हैं और मुद्रा योजना को मातृशक्ति के हाथों हाथ लिया है मातृशक्ति ने। इससे एक तो महिलाओं में कुछ करने का जज्बा बढ़ा है, दूसरा वे आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम हुई हैं। मुद्रा लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने वाले राज्यों ने उनके नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी रोजगार सृजन हुए। मुद्रा योजना से उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया और अन्य महिलाओं को रोजगार दिया है। यहाँ यह एक बड़ा बदलाव है। मुद्रा योजना से छोटे शहरों और गांव तक कारोबार बढ़ा है। आउटकम्स ऑफ मोदी नमक से 2014 से 24 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से हर साल कम से कम 5.14 करोड़ नए रोजगार शुरू हुए, जिसमें अकेले मुद्रा योजना से 2014 से प्रति वर्ष औसतन 2.52 करोड़ स्थायी आप देखते हैं क्या स्थायी रोजगार जोड़े हैं। जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित रहता था और जहां युवाओं को आतंकी आका गुमराह किया करते थे, वहां भी 20 लाख से अधिक मुद्रा लोन दिए गए और इससे वहां के युवा भी अलगाववाद से को नकार कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इस योजना से सीमांत गांव भी आबाद हो रहे हैं और पलायन भी घटा है। मुद्रा योजना का और अधिक खासतौर से गांव कस्बों तक प्रचार प्रसार की दरकार है, क्योंकि इससे ग्रामीण उद्योगों को एक नई दिशा दी जा सकती है और ग्राम स्तर पर ही रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। रोजगार सृजन की दूरदर्शी मुद्रा योजना न केवल क्रांतिकारी सिद्ध हो रही है, बल्कि गांव गरीब के जीवन स्तर को भी ऊपर उठा रही है। ये सब उपलब्धियां बताई जा रही। लेखक लोकसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है, इनका नाम है अनिल बलूनी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां बनाएंगे, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि एक परेशानी रहती है, बैंक वाले बड़ा परेशान करते हैं। और आप देखते हैं आपकी जांच पहचान नहीं है ना, तो आपको बहुत सारे कागज मांगने के लिए। अब आप सोचिए गाँव में जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सुधार हो सकता है अगर, तो होना चाहिए मैं कहता हूं, क्योंकि अभी आप बैंक जाएंगे, पहली बात तो आप इस तरह की योजना को नकार देते हैं, फिर आप थोड़ी जान पहचान करेंगे, थोड़ा शिकायतें करेंगे, तो उसके बाद आपको कागज कहने के लिए कहा जाएगा, फिर बहुत सारी परेशानी, फिर ये बनवाइए वो बनवाइए, एक बार में वो बताते ही नहीं। ये समस्याएं देख, और हमारी सरकारी व्यवस्था की समस्याएं आप लोग देखते ही हैं कि मतलब जागरूक नहीं है तो आपको बेवकूफ बनाने के उनके पास हजार तरीके रहते हैं बैंक वालों के पास। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ऐसा हो गया, वो टालते रहते हैं। ऊर्जा हार जीत, ये आप देखिए जीवन में सुख दुख का क्रम बराबर चलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जो जीवन भी बदलेगा तो जीवन भी बदलेगा। इसलिए हार और जीत को स्थिर मानने से मन से स्वीकार करना चाहिए। हार से कभी निराश ना हो, जीत से उद्वेलित ना हो। हार पर अति दुखी होना या जीत पर अति प्रसन्न होना दोनों उचित नहीं है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है बल्कि परिवर्तनीय स्थिति है। संसार का नियम है कि मनुष्य का इन दोनों स्थितियों से सामना होगा। रोना हंसना जीवन के अनुभव हैं जो पाठ सिखाते हैं। दोनों में समान भाव की बात महात्माओं ने भी कही है। और आप देखिए, मनुष्य को जीतने के अभिमान या हारने की निराशा से दूर रहना चाहिए। हारना जीतना कर्मयोग के क्षेपक हैं, प्रारब्ध के पड़ाव हैं। किसी वीर धीर मानव को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हार के बाद जीत और जीत के पश्चात हार आती है। भौतिक सफलता को माया का प्रपंच मानना चाहिए। हार जीत को सफलता की श्रेणियां समझना चाहिए। प्रत्येक दशा में हार जीत को खेल भावना की दृष्टि से ही देखना चाहिए। हार की वजह उन गलतियों को मानना चाहिए जो हम अपरिपक्वता के चलते कर गए। हार वस्तुतः जीत की रणनीति के समानांतर होती। यदि जीतना है तो हार के निहितार्थ को खोजना चाहिए। हार तो जीत की अनुचरी है। हार को हार नहीं, जीत का बीज मानना चाहिए। हार को नकारात्मक संज्ञा ना मानना ही वास्तविक विजेता की पहचान है। कभी जीत एक हार बन जाती है और कभी हार भी जीत बन जाती है।
और बनती है। परिस्थितियां और समयांतर विशेष पृष्ठभूमि में प्रभाव दिखाते हैं। जन्म मृत्यु की तरह जीत हार का आकलन उचित नहीं है, ना ही युवावस्था और वृद्धावस्था। जीत हार की श्रृंखला हो सकती है, सुख दुख का बंटवारा भी इसके आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को सदैव हार जीत की मानसिकता से मुक्त रहना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आप असफल हो जा रहे हैं कहीं, तो देखा करिए क्या गलतियां की हैं आपने और उन्हें सुधारा करिएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट आप लोग लिखिए। क्या मॉक टेस्ट दिया करिएगा, आप लोग आंसर राइटिंग भी किया करिएगा और चेक कराया करिएगा और अपनी गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट भी किया करिएगा और सुधार कर लिया करिएगा। ये आप देखते हैं उपराष्ट्रपति की आपत्ति। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधानसभा से पारित विधेयकों को रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने जो बहस शुरू की है, उसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह कठोर टिप्पणी और गरमाएगी कि न्यायपाल का सुपर संसद बनने की कोशिश न करे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधेयकों पर 3 माह में फैसला लेने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए राष्ट्रपति के पास भेजे तो वह उनसे राय ले। इसलिए यह सवाल उठा, क्या उसे ऐसा आदेश देने का अधिकार है? और यह सवाल इसलिए है और भी उठा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने दिया, ना कि संवैधानिक पीठ ने। इस सवाल के बीच ऐसे संकेत दिए गए कि सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं, यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा से बांधते हुए राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस प्रश्न के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यह आदर्श स्थिति नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला लिए बिना उन्हें लंबे समय तक दबाए रखे। यह सामान्य बात नहीं है कि तमिलनाडु के राज्यपाल करीब 1 दर्जन विधेयकों को रोके हुए थे और इसमें से कुछ वर्षों पहले पारित किए गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप सभी जानते हैं, देखिए, परेशानी कब होती है? जब केंद्र में किसी और की पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो। अब आपने कभी सुना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी चल रही हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी चल रही हो, केंद्र में तनातनी चल रही हो? क्योंकि उनकी ही सरकार है वहां। लेकिन परेशानी कहां होती है? जब आप देखिए तमिलनाडु में कौन है मुख्यमंत्री? है MK स्टालिन। और आप देखते हैं बीजेपी के RN रवि, एक तरह से बीजेपी मतलब आप सोचिए अपने लोगों को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। जैसे एक उदाहरण आपको देख रहा हूं कर्नाटक का। देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहां की आप देखते हैं कि राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत एक समय बीजेपी के नेता हुआ करते थे। आप सोचिए, मंत्री हुआ करते थे। या फिर आप देखिए, इन्हें ले लीजिए आप लोग, जगदीप धनखड़ को। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता बनर्जी से इनकी बड़ी तनातनी चलती थी। और आप देखते हैं कि राज्यपाल को तो जनता के बीच नहीं जाना पड़ता है हर 5 साल में, लेकिन मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री के प्रति ज्यादा जवाबदेही किसकी रहती है? जनता के प्रति मुख्यमंत्री की। तो इसी बातें हो रही हैं। और कानून बनाना होता है तो आप देखिए विधानमंडल में पारित होता है, कोई प्रस्ताव आता है, बिल, उसे विधेयक कहते हैं। फिर वहां से पास होने के बाद राज्यपाल की सहमति के बाद ही कानून बनता है। राज्यपाल को गुण दोष के आधार पर विधेयकों पर या तो खुद फैसला लेना चाहिए या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए। विधेयक दबाकर बैठने का अर्थ है कि राज्य सरकार के शासन करने के अधिकार और जनता के हितों की अनदेखी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति की आपत्ति का अपना आधार हो सकता है, लेकिन यह तो ठीक नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर फैसला ही ना ले। महत्वपूर्ण है और राज्यपाल सरीखे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से अपेक्षित होता है वे समय पर फैसला लें। जब ऐसा नहीं होता है तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि वह हस्तक्षेप के नाम पर अपने अधिकारों से बाहर जाता दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के साथ राष्ट्रपति को भी समय सीमा में नहीं बांधा, बल्कि तमिलनाडु के उन विधेयकों को मंजूरी दे दी जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था और बहुत लंबे समय से रोक रखा था। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है, या पहली बार नहीं है जब अधिकारों को लेकर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका में तकरार हुई है। ऐसा तकरार तब तक होती रहेगी जब तक कि ये तीनों अपना काम समय पर और सही तरीके से नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से कई बार तीनों ही ऐसा नहीं करते हैं। इसके दुष्परिणाम भोगती है जनता। अब आप देखते हैं कि अगर केंद्र सरकार मान लीजिए कानून बना रही है और राष्ट्रपति उसमें सहमति ना दे, तब आप देखते हैं क्या होगा? कानून ही नहीं बनेंगे। फिर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत सारे लोग इस फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, और कुछ लोग आप देखते हैं कि इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया ऐसा है, वो राज्यपाल के अधिकार ही बिल्कुल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया फिर तो राज्य में कोई कानून ही नहीं बनेगा, आपका राज्यपाल सभी विधेयकों को लटकाए रखेगा, उसकी तो कोई समय सीमा नहीं होगी। जंगल को बचाएं। झारखंड में माफिया अवैध रूप से पेड़ों को काटकर जंगल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। राज्य में जमीन माफिया ने बीते
कुछ सालों में वन विभाग के करीब 10,000 एकड़ जंगल साफ कर उसे समतल मैदान में बदल दिया। एक काम इतनी सफाई के साथ किया गया है कि वहां पर पेड़ होने का कोई नामो निशान भी नहीं है दिखता है। राज्य के बोकारो जिले में 117 एकड़ से ज्यादा वन भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बैन डालने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राज्य के कमोबेश हर जिले में जंगल की जमीन अतिक्रमित करने का खेल चल रहा है। कुछ लोग जंगल से लगी हुई जमीन पर अवैध कब्जा करके खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं और जंगल से सखुआ एवं बेशकीमती लकड़ी का काटकर बाजार में अवैध रूप से बेच रहे हैं। इससे वन संपदा और वन प्राणियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरे मामले में प्रशासन, पुलिस, भूमाफिया और सफेदपोश लोगों का गठजोड़ सक्रिय है। कई अफसर भी माफियाओं से गठजोड़ साठ गांठ कर अवैध कमाई में जुटे हैं। यह दुखद है कि वन विभाग की टीम को वन क्षेत्र में अतिक्रमण का अलर्ट रहना जरूरी है। अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को भी इसके लिए वन विभाग को पर्याप्त मानव संसाधन और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। देख लीजिए, ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। दम तोड़ती संवेदनाएं। हमारे देश की एक और अंतरिक्ष में विजय पताका फहरा रहा है, डिजिटल क्रांति का स्वप्न देख रहा है। वहीं दूसरी ओर एक छात्रा को मासिक धर्म के कारण स्कूल की दहलीज पर बैठा देने की शर्मनाक घटना उजागर कर रही है और हम अब भी रूढ़ियों में जग रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दलित छात्रा को परीक्षा के दौरान मासिक धर्म होने पर कक्षा से बाहर बैठा दिया गया। यह घटना महज एक व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए गहरी पीड़ा और शर्म का विषय है। सरकारें मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के दावे करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जब मानसिकता ही संकीर्ण हो तो सैनिटरी पैड क्या कर लेंगे। और आप देखते हैं कि जब एक बच्ची अपनी परीक्षा की कुर्सी तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाती है, तब यह केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि हमारी सामूहिक चेतना की हार है। क्या यह विडंबना नहीं कि हम चांद पर तिरंगा फहराने की खुशी मना रहे हैं और धरती पर एक बेटी को मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध मानकर अलग अलग धलक बैठा रहे हैं। इस समस्या की जड़ केवल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि सोच की गहराई में बैठा अज्ञान और जातिगत पूर्वाग्रह भी है। आप सोचिए कि ये तो प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है एक तरह से। और मैंने देखा है, देखिए सबरीमाला का प्रकरण आप देखे होंगे, महिलाओं को जाने की जरूरत वहां अनुमति नहीं थी, बच्चियों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आप देखते हैं कि वो पुजारी वहां पूजा कर सकता है, पुरुष जा सकते हैं, लड़के जा सकते हैं। भैया आप सोच रहे हैं, आप जो महिला हमें जन्म दे रही वो अशुद्ध है और हम शुद्ध हैं। वो पंडित वहां आप देखते हैं, पुजारी जो पूजा कर रहा है वो आप देखते हैं क्या है, शुद्ध है। गजब के हमारे तर्क रहते हैं। और संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, गरिमा से जीने का हक दिया है, लेकिन जब तक समाज का सोच बदलने का साहस हम नहीं जुटाएंगे तब तक के ये अधिकार कागजों तक ही सीमित रहेंगे। संबंधित शिक्षक की केवल निलंबन की कार्रवाई इस गहरी बीमारी का इलाज नहीं है। दरअसल में उपचार तब होगा जब शिक्षकों को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाएगा, जब स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि करुणा और समानता के संस्कार का भी स्थल बनेंगे। आशा की किरण दुनिया बदल रही है। स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस जैसे देश स्कूल में पीरियड की शिक्षा को अनिवार्य कर चुके हैं। वहां मासिक धर्म के दौरान लड़कियों के लिए न केवल स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध हैं बल्कि मासिक संबल भी दिया जाता है। और आप देखते हैं कि भारत में भी हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा, शिक्षकों को इस विषय पर प्रशिक्षित करना होगा और सबसे बढ़कर समाज में यह संदेश फैलाना होगा कि मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। अगर शिक्षा हमें मानवीय संवेदना नहीं सिखा पा रही है तो वह शिक्षा अधूरी है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम बेटियों को मासिक धर्म के कारण शर्मिंदा नहीं करेंगे बल्कि उन्हें सम्मान देंगे जिसकी वे अधिकारी हैं। मासिक धर्म कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं है, यह प्रकृति का वरदान है। यह केवल एक छात्रा का नहीं, हम सभी का सम्मान है, क्योंकि जब बेटियां अपमानित होती हैं तो पूरे समाज का सिर झुक जाता है। क्या सिर झुकता है। और इस तरह की सोच बदलिए यार, कहाँ की इस तरह की सोच लेके बैठे। और स्कूल जैसी संस्था में हो रही इस तरह का भेदभाव। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये अमेरिका में अनिश्चितता से घिरे भारतीय छात्र। जब आपको याद हो अगर कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लिए थे, उस दिन मैंने कहा था कि अब देखना आने वाले सालों में जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक ऐसे ऐसे फैसले ले रहेंगे कि दुनिया पर उसका प्रभाव दिखेगा। अमेरिका की राजनीति में हाल ही में एक प्रस्ताव ने वैश्विक छात्र समुदाय विशेषकर भारतीय छात्रों के लिए मन में गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट 2025 यदि पारित हो जाता है तो ओपीटी ऑप्शनल
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों की समाप्ति संभव है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि इससे उन लाखों छात्रों के सपनों की गहरी चोट पहुंचेगी जो अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और आप देखिए, ओपीटी कार्यक्रम अमेरिका में अध्ययनरत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उसी क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित क्षेत्रों के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें उन्हें 12 माह की मूल अवधि के अतिरिक्त 24 माह का विस्तार प्राप्त होता है, अर्थात कुल 36 माह तक वे अमेरिका में कार्य कर सकते हैं। इस अवधि में छात्र न केवल अपनी शिक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता भी प्राप्त करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल छात्रों के करियर के निर्माण में सहायक होता है, बल्कि आप देखिए अमेरिका को भी उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित और नवाचारशील युवाओं से लाभान्वित करता है। इस कार्यक्रम को अक्सर अमेरिका के लोकप्रिय H-1B वीजा की ओर एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। अपनी ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में अमेरिकी संस्थाओं में 3.31 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, और यह दिखाता है कि अमेरिका किस तरह भारतीयों के बीच उच्च शिक्षा के लिए लोकप्रिय देश बना हुआ है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक अमेरिका की वर्तमान सामाजिक आर्थिक दिशा का संकेतक है। ओपीटी कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव उस राष्ट्रवादी आर्थिक संरचना की पुनर्स्थापना का प्रयास है, जहां स्थानीय को प्राथमिकता का नारा केवल भावनात्मक नहीं बल्कि नीतिगत भी बन चुका है। वहीं इसके विधेयक के पीछे छिपी राजनीतिक रणनीति भी कम स्पष्ट नहीं है। ट्रंप प्रशासन की बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन नीति और चुनावी वादों के परिपालन की एक कड़ी है, और जिसमें प्रवासन को कठोर बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को राजनीतिक समर्थन में रूपांतरित किया जा रहा है। और आप देखिए, भारतीय छात्र पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की उच्च शिक्षा प्रणाली में भारतीय छात्रों की अहम भागीदारी रही है, परंतु 2024-25 में इनमें 28% की गिरावट दर्ज की गई। यह चिंताजनक है कि विशेष रूप से तब जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से प्रतिवर्ष $10 अरब से अधिक की आय होती है। यह गिरावट केवल भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से नुकसानदायक हो सकती है। 2016 से 18 के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में 3 से 7% तक की गिरावट देखी गई थी, और जिससे स्पष्ट है कि वैश्विक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव छात्र आवागमन पर पड़ता है। ओपीटी कार्यक्रम ने 2023 में 1.6 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया, और जिनमें से 30% नौकरियां भारतीय छात्रों को मिली, विशेषकर स्टेम क्षेत्र में, जहां 62,000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जारी किए गए। ये आंकड़े इस बात का संकेत है कि भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं। इस संदर्भ में ओपीटी न केवल छात्रों के लिए एक व्यावसायिक मंच बनता है, बल्कि अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र को भी आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे आज 15% कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। ओपीटी के अभाव में अनिश्चित भविष्य और डिफोर्टेशन का डर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकता है। इन परिस्थितियों से न केवल छात्र बल्कि उनके परिवार भी दुष्प्रभावित होते हैं, जो वर्षों से सपनों की पूर्ति की आशा में आर्थिक और भावनात्मक निवेश करते हैं। यह संकट समाज में एक नए प्रकार की बेचैनी और असंतोष को जन्म दे सकता है, विशेषकर उन परिवारों में जिन्होंने बच्चों की विदेश शिक्षा को सफलता की गारंटी समझा था। और यदि अमेरिका जैसे देश भारतीय छात्रों को अवसर नहीं देते तो ये युवा कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करेंगे। इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा ही। भारत को भी यह समझने की आवश्यकता है कि ब्रेन गेन में कैसे बदला जाए। एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित कर भारत इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। ओपीटी खत्म होने से भारतीय छात्रों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अब अमेरिका के स्थान पर छात्र कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों की ओर रुख करेंगे, जहां पोस्ट स्टडी वीजा अधिक सहजता से मिल जाता है। भारतीय छात्रों के विकल्प का यह पुनर्गठन वैश्विक शिक्षा व्यवस्था में संतुलन को बदल सकता है। यह समय है जब भारत अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाकर छात्रों को देश में ही गुणवत्तापूर्ण विकल्प उपलब्ध कराएं। भारत को इस नीतिगत सक्रियता के रूप में देखना चाहिए, ताकि वैश्विक नीतियों के बावजूद भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं कभी सीमाओं से न टकराएं, बल्कि अवसरों के नए आकाश की ओर उड़ान भरे। और देखिए, अमेरिका में जो उन्हें उपलब्ध हो रही जो स्थितियां वो भारत में उपलब्ध हो जाएं तो भी जाएंगे क्यों भाई? समझ रहे हैं आप लोग? और ऊपर हमें देखना चाहिए कि अमेरिका में उन्हें क्या वो सब मिल रहा है जो भारत में नहीं है, जिसके लिए वो जा रहे हैं। प्रतिभाओं की भारत वापसी से होगा फायदा।
और फायदा तो होता है, लेकिन आप उनका फायदा उठा पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, हमारी सरकारों पर निर्भर करता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान भारतीय छात्रों का विदेश की ओर से रुख तेजी से बढ़ा है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 तक विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या 13 लाख तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक बदलते सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिदृश्य की कहानी कहता है। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के सबसे पसंदीदा गंतव्य है। केवल अमेरिका में 3 लाख से अधिक और कनाडा में 4.27 लाख छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में पीछे नहीं है, जहां क्रमशः 1.4 लाख और 1 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल पढ़ाई के लिए रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश भारतीय छात्रों के लिए किफायती विकल्प बनकर उभरे। यह बदलाव बेहतर अवसर, रिसर्च सुविधाओं और रोजगार की संभावनाओं से प्रेरित है। विदेश में पढ़ने वाले छात्र 70% भारतीय छात्र स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित कोर्स चुनते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी आकर्षण का केंद्र है, जहां 10% छात्र दाखिला लेते हैं। विदेश जाने वाले में लगभग 75% छात्र स्नातकोत्तर प्रोग्राम में नामांकन कराते हैं, जबकि 40% छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी करने के लिए रुक जाते हैं। यह प्रवृत्ति भारत में अवसरों की सीमितता की ओर भी संकेत करती है। हालांकि इस चलन के पीछे भारत की शैक्षिक ढांचे की कुछ कमियां भी जिम्मेदार हैं। देश के शीर्ष संस्थानों की फीस इतनी अधिक हो चुकी है कि कई बार विदेश में पढ़ाई करना सस्ता पड़ता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीमित सीटें, प्रवेश परीक्षा का दबाव और आरक्षण की जटिलता भी छात्रों को विदेश की ओर मोड़ती है। और विदेश में आप देखिए, विदेश ही शिक्षा से जुड़े कुछ पहलू और भी विचारणीय हैं। विदेश में पढ़ने वाले 50% छात्र छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता पर निर्भर रहते हैं, जबकि अधिकांश परिवार भारी कर्ज लेकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। यह वित्तीय दबाव ये कई बार पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को झकझोर देता है। इसके अलावा सांस्कृतिक अनुकूलन, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य और नस्लीय भेदभाव जैसे मुद्दे भी छात्रों को प्रभावित करते हैं। और आप देखते हैं आज विदेशी विश्वविद्यालय भी भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स की लोकप्रियता भी बढ़ी है। लेकिन साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वीजा नियमों में सख्ती भी भारतीय छात्रों के लिए चिंता का विषय बन रही है। वहीं जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता एक और बाधा बनी है। विदेश में पढ़ने वाले 70% भारतीय छात्र बड़े शहरों से आते हैं और इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छात्रों की पहुंच पर भी सवाल उठते हैं। क्या विदेशी शिक्षा केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित रह जाएगी? और इस पर भी राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना चाहिए। हालांकि महिला छात्रों की भागीदारी भी पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण के संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है। लेकिन इस संख्या के साथ सुरक्षा, समानता और समावेशन की नीतियां भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। अतः विदेश में पढ़ाई करना ना तो केवल एक अवसर है और ना ही केवल पलायन, यह एक निर्णय है, सपनों, दबाव, विकल्पों और उम्मीदों के बीच किया गया। और भारत को अब इस प्रवृत्ति को एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना होगा। एक ऐसा अवसर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रतिभाओं को वापस लाने और वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त करे। क्या करे? मार्ग प्रशस्त करे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये आप देख लीजिए, चुनाव की बातें हो रही, खूब राजनीति हो रही है। एआई फोटो टूल से जुड़ी चिंताएं, आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कार्टून बनने की फुल कोशिश कर रहे हैं ना, एआई के जरिए देख रहे हैं आप लोग। तो आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक और स्मार्टफोन के प्रसार में ने लोगों के जीवन को बदल दिया। तकनीकी प्रगति के साथ साथ इंटरनेट मीडिया पर नए नए ट्रेंड भी तेजी से उभरे हैं। आजकल एआई आधारित घिबली आर्ट ट्रेंड इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है। घिबली आर्ट ट्रेंड एआई और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से किसी भी तस्वीर को एनिमेटेड रूप में बदल देता है। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, और चैट जीपीटी, ग्रोक और अन्य एआई आधारित प्लेटफॉर्म इस विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को संभव बना रहे हैं। इस ट्रेंड की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि भारत में सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर से लेकर आम यूजर्स और सब अपनी तस्वीर को घिबली आर्ट की तरह बदलकर साझा कर रहे हैं। हमारे नेता बड़े बड़े लाखों लोग हैशटैग के साथ अपनी घिबली स्टाइल में बदली तस्वीर साझा कर रहे हैं। एआई के इस फीचर्स की मदद से लोगों किसी भी तस्वीर को इसी घिबली आर्ट शैली में बदल सकते हैं। दिलचस्प बात है कि अन्य देशों की तुलना में यह ट्रेंड भारत और दक्षिण एशियाई देशों में कहीं अधिक लोकप्रिय हो रहा है। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता। बीते दिनों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों में इस ट्रेंड का रुचि स्कोर 100 में से महज 4-5 के आसपास रहा, जबकि भारत और दक्षिण एशियाई देशों में यह स्कोर 85 से 90 के बीच दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि भारत में यह ट्रेंड वैश्विक स्तर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैला रहा है। हालांकि भारत में इंटरनेट मीडिया पर चेहरा बदलने और स्वयं को नए अवतार में देखने का क्रेज कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 वर्षों में फोटो संपादन, चेहरे पर फिल्टर लगाने वाले ऐप्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। और आप देखते हैं कि वर्ष 2015 में आरंभ में ब्यूटी प्लस
B16 ए टूनमी का क्रेज रहा है, जिस पर लोग अपनी तस्वीरों को संपादित करके अधिक आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फेस फिल्टर का ट्रेंड शुरू किया और जिसने डिजिटल रूप से चेहरे की हाव भाव रंग रूप को बदलने की सुविधा दी। इसी तरह साल 2017 में लॉन्च एस फेस ऐप ने भी उम्र बदलने और लिंग बदलने जैसी फीचर्स के साथ खूब सुर्खियां बटोरी। गिबली आर्ट ट्रेंड जैसे एआई आधारित फोटो एडिटिंग टूल्स ने हमारे सामने डाटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा जैसी कई समस्याएं खड़ी कर दी। कई बार हम इन ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें बिना कुछ सोचे समझे डाल देते हैं। हमें लगता है कि एआई ने अपनी तस्वीर जनरेट करना मजेदार काम है, परंतु यह डाटा लीक, आइडेंटिटी और चोरी और साइबर धोखाधड़ी जैसी समस्याएं को जन्म दे सकते हैं। और आप देखते हैं कुछ साल पहले भारत में सुर्खियों में रहे फेस ऐप एप्लीकेशन पर डाटा चोरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसे कई देशों में प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। और इसी तरह क्लियर व्यू एआई नामक एक कंपनी पर बिना अनुमति इंटरनेट मीडिया साइट से 3 अरब तस्वीर चुराने का आरोप लगा था, जिसे कई कंपनियों को बेचा गया था। मेटा, गूगल जैसी कंपनियों पर निरंतर आरोप लगते रहे। वे अपने यूजर्स की तस्वीरों का उपयोग अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए करते हैं। ऐसे में हम यदि अपनी तस्वीर स्वयं कई तरह की वेबसाइट और एआई पर अपलोड करेंगे तो ये कंपनियां उसको और भी व्यापक उपयोग कर सकती हैं। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का बाजार करीब $5.73 अरब का है। वहीं 2031 तक यह $15 अरब तक पहुंच सकता है। वहीं एआई के बढ़ते उपयोग ने डीप फेक तकनीक को भी उन्नत कर दिया है, यानी शायद आप जो तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं उसका उपयोग किसी और उद्देश्य से भी किया जा सकता है। कुछ साल पहले इंटरनेट मीडिया पर कई ऐसी वेबसाइट और ऐप्स वायरल हुए जो दावा करते हैं कि वे आपको जुड़वा शक्ल वाले व्यक्ति को खोज सकते हैं। यूजर्स को अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती थी और एआई के माध्यम से वे दुनिया भर में उनके जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढने का दावा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये साइट अचानक गायब हो गई। आखिर इन कंपनियों का असली मकसद क्या था और ये कंपनियां यूजर्स का डाटा लेकर कहां चली गई? आज हम पिमआइजर्स जैसी वेबसाइट पर किसी भी व्यक्ति की फोटो मात्र अपलोड करके उस व्यक्ति का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, और जिससे ब्लैकमेलिंग और साइट क्राइम के मामले बढ़ने की आशंका गहराएगी। ऐसे में सरकार और तकनीकी कंपनियों को डाटा सुरक्षा और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के गैर कानूनी उपयोग पर आप देखते हैं कि सस्ती वर्तीन चाहिए। साथ ही लोगों को भी बिना सोचे समझे अपनी निजी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया और एआई आधारित टूल्स पर अपलोड करने से पहले सतर्क रहने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी स्मार्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि एआई आपके लिए कितना फायदेमंद है, बल्कि यह है कि आप इसका उपयोग कितनी समझदारी से कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइए। धन्यवाद।